अमूमन वो पेशेंट्स के जिनकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और इवन कि आपने देखा होगा कि एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, या इवन कि वो सर्दियों में हैं या पहाड़ी मुकामात पे हैं, कोई टास्क कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे पेशेंट्स में अमूमन उनके थायराइड ग्लैंड्स का इशू होता है, और उसके लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं 3 तरह के, T3, T4, TSH। इन मेडिकल टेस्ट्स को करवाने के बाद उसके मुताबिक उनको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है, और उसके बाद उनका वो पसीना रुक जाता है, बॉडी का पसीना बेहतर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपने बात की रेमेडीज़ की, तो बेसिकली रेमेडीज़ जो हैं, नो डाउट कि नीम के पत्तों का पानी हो गया, या फटकरी का आपने बेकिंग सोडा की बात की, तो जो रेमेडीज़ हैं नो डाउट इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आया कि ये इनका इफ़ेक्ट कितनी देर तक लास्ट करता है। ऑब्वियसली कि अगर आप कोई बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं अंडरआर्म्स की एक्सेसिव स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, एट दैट टाइम जब तक वो आपके अंडरआर्म्स में है तब तक वो इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन आधे से 1 घंटे के बाद वो अपना इम्पैक्ट खो देगा और आपकी कंडीशन दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली लोग ये भी तो कहते हैं ना कि जो बॉडी स्प्रेज वगैरह होते हैं, अगर आप ये अंडरआर्म्स में लगाएं तो उससे स्मेल नहीं आएगी, अब ये बैक्टीरिया जो है ना ये पैदा नहीं करेगा, तो क्या ये डेली बेसिस पे लोगों को लगाने चाहिए अंडरआर्म्स पे? देखिए, बेसिकली इसमें लगा लेने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम वही बात है कि जब जब जैसे आपको स्वेटिंग आने लगेगी तो दोबारा से आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि वो पेशेंट्स या वो लोग कि जिनके हाथों की हथेलियों पे बहुत पसीना आता है या पाँव के तलवों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अमूमन ये एक जेनेटिक इशू होता है, और ये आपकी फैमिली में रन कर रहा होता है, आपके दादा में, नाना में, किसी ना किसी में ये इशू रहा होता है। अच्छा, ऐसे लोग ना किसी को हाथ मिलाते हुए बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं अपने आप को, उनको पता है इनके हाथ गीले हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। उसमें बेसिकली ये है कि ये सेम इशू मेरे साथ भी था। अच्छा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हाथ मेरे बिल्कुल ड्राई हैं। हाँ। लेकिन अलबत्ता चूँकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट अपनी मेडिकल की स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कोई 2014-15 में भी मेरी कंडीशन ये होती थी कि मुझे कोई 1-1, 2-2 रुमाल हाथ में पकड़ने पड़ते थे, और तब जाके जो है स्वेटिंग को मैं कंट्रोल में रख पाता था। और इवन कि मेंटल इम्पैक्ट इसका ये आता है कि आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, आप लोगों से हाथ मिलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी खुद एतमादी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और इसके अलावा फिर आपका जो है मेंटल इम्पैक्ट, इसकी वजह से आप एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को कन्वे करने का मेजर पर्पज़ आज यही है कि वो लोग जो इस चीज़ से मुतासिर हैं, पाकिस्तान में उन्हें अवेयर किया जाए कि वो इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये रीज़न क्या है बिहाइंड? इसकी रीज़न बेसिकली सिर्फ ये जो हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हाथों की, पाँव की और अंडरआर्म्स की, इसकी रीज़न ये अमूमन जेनेटिक होता है, ये आपकी फैमिली में रन करता है। फैमिली में कहीं ना कहीं पे ये इम्पैक्ट किसी में मौजूद होता है, और वो जंप करके कंसीडर करेंगे इसको? नहीं, इसे हम बीमारी कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी बॉडी का एक एबनॉर्मल फंक्शन है ये, और एबनॉर्मेलिटीज़ या आप कह लें कि जितने भी जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं या कंसर्न्स होते हैं, उनका आप देखें कि अमूमन कोई परमानेंट सोल्यूशन या क्योर नहीं होता। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि स्पाइसेस खाने से, स्पाइसी मसाले खाने में इस तरह से इस्तेमाल करने से, या फिर कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है, तो इसकी वजह से भी, ये सिंथेटिक कपड़ा पहन लो उसकी वजह से, तो इन सब रीजंस को भी मद्देनज़र मेरे ख्याल से रखना चाहिए कि इनकी वजह से भी तो शायद होते होंगे। नो डाउट कि जिनकी स्पाइसेस की, फास्ट फूड की इंटेक ज़्यादा है, ऑयली फूड की इंटेक ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में पूरी बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है उनकी, और जब आपकी ये फूड या डाइट आपकी बेहतर हो जाती है तो उन कंडीशन उनकी बेहतर हो जाती है। चाय की दुकान खुली होती है, हर वक्त पीते रहते हैं, अभी एक कप खत्म, या दूसरा लेके आओ, अभी पतीला उतारा है, चाय पिए, फिर दोबारा चढ़ा देंगे। जी, पागल होते हैं, कैफीन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सब है ना कॉस्ट इसकी बिल्कुल डाइट भी अपना एक मेजर रोल या इम्पैक्ट इसमें प्ले कर रही होती है। अलबत्ता वो पेशेंट्स के जिनकी हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना है, उन पे डाइट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उनका ये इशू जेनेटिक होता है, और जेनेटिक होने की वजह से फिर इन्हें इश्यूज़ ये फेस करने को मिलते हैं कि एक तो खुद एतमादी खो बैठते हैं, जैसे कि आपने बताया किसी से हाथ नहीं मिला पाएंगे, या इवन के गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाएंगे। और समटाइम्स ऐसे होता है कि नादरा में या एम्बेसी में ये लोग जब जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए,
या इवन के मोबाइल का ही स्कैनर यूज़ करना, तो फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाते। या मुल्क से बाहर जाते हैं जब आपको स्कैनर के टाइम पे बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। स्कैन कर काम ही नहीं करता, नहीं खड़े काम रहो। करता। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी रेकमेंड किए जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, जो कि बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं, 17-18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ISSB में अपीयर होना होता है। अब आपको पता है कि मिलिट्री का बहुत टफ क्राइटेरिया है, तो ऐसे लोग मेडिकल में वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं आपकी स्वेटिंग की वजह से। मगर आपने तो कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो जब बीमारी नहीं है तो फिर फेल क्यों हो जाता है? देखिए, बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी एक हाइट एक स्पेसिफिक हाइट से कम हो, आप बीमार नहीं, आप जितने मर्जी हेल्दी हो, बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हाथ का पसीना भी रख दिया उसमें। एग्जैक्टली उसकी रीज़न ये है कि देखें आगे जाके आपने वेपन्स को हैंडल करना है, हाँ, मशीनरी को हैंडल अच्छा। करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ओह, तो ये स्मार्ट उसकी आंसर। रीज़न बनती एक है। ब्रेक लेनी है, तो Sure, फिर sure. उसके बाद हमने इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट जाते जाते फिर से भी मैं पूछ लूँ कि एंजाइटी पे मुझे लगता है इसका एक वन ऑफ द, बिकॉज जो एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको भी इश्यूज होते हैं। इस पे भी बात कीजिएगा ज़रा ब्रेक के बाद, ठीक है? बिल्कुल ठीक। कम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास डॉक्टर मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, इसीलिए ये टॉपिक इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि इतना पसीना जो है, जो नॉर्मल लोगों को आता है, और वो ठीक है, या फिर जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा पसीना आता है लोगों को, वो अब किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ये सही है क्या नहीं। अच्छा, ये जो एंजाइटी की मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले, इसमें भी तो पेशेंट को बहुत पसीना आता है, माथे पे पसीना, पूरी बॉडी स्वेट करना शुरू हो जाती है। तो ये एंजाइटी वाले जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है उनको ये इश्यूज़ रहते हैं। एग्जैक्टली एंग्जाइटी इसके साथ कोरिलेट कर रही होती है। जब आपको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, बेसिकली जब एंग्जाइटी में या तो ऐसे होता है कि आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, या तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, या समटाइम्स हाइपो एक्टिव, यानी कि कम एक्टिव भी हो जाते हैं। हाँ। अमूमन चांसेस यही होते हैं कि हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी तरह आपका जो स्वेट ग्लैंड्स के फंक्शंस हैं, वो भी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो अगर इसका इलाज करना है तो सिर्फ एंजाइटी का करना है, या फिर इसका स्वेटिंग इलाज भी होगा और एंजाइटी का इलाज भी नहीं, होगा? बेसिकली उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका रूट काज क्या है। अगर आपका मेजर रूट काज वो स्वेटिंग है, तो पहले आप स्वेटिंग को कंट्रोल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ एंग्जाइटी आपकी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। और अगर अपोजिंग फैक्टर है, एंग्जाइटी रूट कॉज है, तो पहले उसे ट्रीट करेंगे। अब हम इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो दस्तयाब हैं अभी? बेसिकली इसके जो सबसे इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट जा रहे हैं, वो दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक बोटॉक्स इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट है। अमूमन बोटॉक्स इंजेक्शंस हम आपकी हथेलियों में, पाँव के तलवों में या अंडर आर्म्स में इंजेक्ट कर देते हैं। 5 से 6 माह तक वो इफेक्टिव रहते हैं, अलबत्ता उसने अरसे के बाद वो दोबारा से री इंजेक्ट करने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो सबसे सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट जा रहा है, वो एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस है। ये बेसिकली एक ऐसी थेरेपी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। ये आपको खुद ही परफॉर्म करनी होती है। इसके लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस इक्विपमेंट को कहा जाता है एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस। उसमें होता ये है कि सिंपल सा इक्विपमेंट है, जिसके साथ 2 ट्रेज़ होती हैं, और ट्रेज़ में पानी मौजूद होता है। आप उन ट्रेज़ में अपने हाथ रखेंगे, इक्विपमेंट जो है खुद ट्रीटमेंट करेगा 20 से 25 मिनट, और जब ये प्रोसेस आप 10 से 12 दफ़ा कर लेंगे, तो आपके हाथ, पाँव, अंडर आर्म्स ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद आपको, चूँकि एक कंडीशन, और ये कितने अरसे तक चलता है? ये जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 दफ़ा करना पड़ेगा, दिन में 1 दफ़ा। और जब आप 8 से 10 दिन जारी रखेंगे तो स्वेटिंग कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद 1 या 2 सेशंस रिपीट करना ज़रूरी होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि चूँकि एक जेनेटिक डिफेक्ट है, आपकी बॉडी की एक एबनॉर्मेलिटी है, और परमानेंट क्योर अमूमन ऐसे इश्यूज़ का नहीं होता। तो ये मशीन जो है लोग खुद खरीद के रख सकते हैं अपने पास, या फिर ये एग्जैक्टली static इसका ये डॉक्टर्स के पास जाना बेसिकली पड़ता एक सिंपल सा प्रोसीजर है, और टोटली सेफ इक्विपमेंट है, सेफ थेरेपी है। पूरी दुनिया में चूँकि एक ऑनगोइंग थेरेपी है, सबसे बेहतर अप्रोच इसकी यही होती है कि आप कोई भी इक्विपमेंट अपने लिए ले सकते हैं, इस पर्पज़ के लिए किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस मैनुअल उसके साथ मौजूद होते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स, चूँकि देखें ट्रीटमेंट का मकसद है आपको ड्राइनेस की तरफ लेके जाना। कुछ पेशेंट्स जो कि आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ, अगर उन्हें प्रॉपर फॉलो ना करें, या उसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी पर ट्रीट करें, या एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा यूज़ करें, तो डेफिनेटली चूँकि पर्पज़ है ड्राइनेस की तरफ लेके जाना, तो उन लोगों में एक्सेसिव ड्राइनेस ज़रूर आ सकती है। अलबत्ता एक माइनर सा ड्रॉबैक है, आप जब आप कोई मॉइस्चराइजर लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो भी रिकवर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई भी मेजर या स्वेयर साइड इफ़ेक्ट या ड्रॉबैक नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो इंजेक्शंस होते हैं जो आप लोग लगाते हैं, जिसमें अंडर आर्म्स वगैरह पे, हाथों पे इंजेक्शंस लगाते हैं, तो ये कितने इंजेक्शन सपोज एक हथेली पाम पे आप लगाएंगे तो कितने कोई लगेंगे? ये बेसिकली इसमें वाइल्स होती हैं, आपके दोनों अंडर आर्म्स या दोनों हथेलियाँ जो हैं, ये एक वाइल से कवर हो जाती हैं। तो कितने प्रिक होगा इसमें?
इसमें प्रिक्स आप कहें कि ऑलमोस्ट 1-1 सेंटीमीटर के गैप से आपको प्रिक्स करने पड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि दोनों हथेलियों पे कोई 50 से 70 प्रिक्स तो नम क्रीम लगाते हैं आप लोग या इस प्रिक का पता नहीं चलता, ये पेनफुल है या विदाउट नहीं, पेन? ये बेसिकली आप कहें कि इंसुलिन सिरिंज से लगाए जाते हैं, उसकी नीडल बहुत बारीक होती है और बहुत सुपरफिशियल इंजेक्शंस होते हैं, तो अमूमन पेशेंट्स को इतना बॉदर नहीं करते। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। उसकी अच्छा? रीज़न ये है, हाँ बिल्कुल, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि केमिकल हैं, इंजेक्शंस हैं। बोटॉक्स सेम वही इंजेक्शन है जो आप रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए फोरहेड पे या अराउंड द आइज़ आप लगवाते हैं, और चूँकि इसका मकसद ये होता है कि आपकी मसल्स की एक्टिविटी को ये हिंडर करेगा, रोकेगा। तो सेम आपके पसीने को तो ये रोक रहा है, लेकिन जब आप हथेलियों पे लगाएंगे समटाइम्स ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी हथेलियाँ नम हो जाएं 1 से 2 हफ्ते के लिए, या आपकी ग्रिप वो थोड़ी सी वीक हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि आप एंटीक्योर एंटीफ्रेसिस थेरेपी की तरफ जाइए। उसकी रीज़न ये है कि सेफ्टी वाइज बहुत बेहतर है, इफ़ेक्टिवनेस तो उसकी है ही है, लेकिन उसमें आपको ना तो किसी किस्म की कोई नीडल की प्रिक्स होंगी, ना किसी किस्म की कोई पेन होगी, और जब तक आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अच्छा, और अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर ये वापस, इसका ये कोई नहीं है कि सिटिंग्स हो रही हैं इसकी 6 महीने के बाद एक सेट और इसकी सिटिंग की है तो फिर ये ठीक हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये कराते रहना है तो चलते रहना हाँ है। बिल्कुल ऐसे, एस्थेटिक्स में सारा कुछ यही है। बिल्कुल ऐसे जेनेटिक इशू है तो फिर आपको ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर अप्रोच यही है पूरी दुनिया में कि पेशेंट्स किसी भी ब्रांड का एंटीफ्रेसिस इक्विपमेंट ले लेते हैं अपने यूज़ के लिए। इक्विपमेंट्स आपके लिए मल्टीपल ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है। अच्छा, अब चेहरे का जो पसीना है, जैसे माथे पे बहुत पसीना आ जाता है कुछ लोगों को, नाक पे तो तेल के पकौड़े चले जा सकते हैं, इतना तेल होता है, तो ये जो तेल वाला पसीना है पूरे मुंह पे चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है, इसका क्या करना है, ये कैसे ठीक होता है? देखिए, ये भी हाइपरहाइड्रोसिस की ही कैटेगरी में आता है। जिस तरह हमने पहले 3 बॉडी मूंछों के ऊपर जी जी है ना, और कुछ लोगों के जैसे लड़कियां जिनके मूंछें ही नहीं है तो अपर लिप पे बहुत आता है। बिल्कुल ऐसे। एक उसकी रीज़न ये भी बनती है कि उन लोगों में जो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट है वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, और अमूमन ये लोग जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें फेस पे स्वेटिंग मज़ीद स्टार्ट हो जाती है। खाने के टाइम पे क्यों? उसकी रीज़न ये बनती है कि आपके मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से, उस टेंशन की वजह से वहाँ पे स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। और अमूमन इसका ट्रीटमेंट भी फिर बोटॉक्स की हेल्प से किया जाता है, जो आपके फेस के जो एरियाज टारगेट किए जाते हैं। तो ये बोटॉक्स जो है ये रोक देता है स्वेटिंग फेस की? हाँ एग्जैक्टली जी, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स तक, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक इफेक्टिव रहता है। यही वाला बोटॉक्स जो आप लोग हाथ में लगाते हैं हाँ एग्जैक्टली, या दूसरा वाला जो मसल रिलैक्सिंग के लिए लगाते हैं? बोटॉक्स एक ही है, वो चाहे आप मसल रिलैक्सिंग के लिए यूज़ कर लें, रिंकल्स के लिए यूज़ कर लें, मेडिसिन एक ही है। स्वेट कंट्रोल, एग्जैक्टली उसका जो पीछे फार्मूला है, जो चीज़ या जो वाइल्स यूज़ हो रही हैं वो सेम प्रोडक्ट। ये हाथ में भी जो आप लगा रहे थे वही बोटॉक्स है जो मसल रिलैक्सिंग के लिए लगाते हैं? बेसिकली बोटॉक्स के जो है ना वो मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वो जो जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए होता है उसके लिए इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक तो इसीलिए हम हाथों पे रिकमेंड करते हैं कि आप बोटॉक्स की बजाय आप एंटीक्योर एंटीफ्रेसिस थेरेपी की तरफ जाइए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे बेहतर रह जाएंगे। और जो आपके फेस है, फेस के लिए हम अमूमन रिकमेंड करते हैं कि आप बोटॉक्स की तरफ चले जाएँ, क्योंकि फेस पे ये ट्रीटमेंट करना, एंटीफ्रेसिस का ट्रीटमेंट कदरे मुश्किल है। आप फेस पे मास्क लगाएंगे, 15 से 20 मिनट रखेंगे तो वो थोड़ा सा जो है ना पेशेंट्स उसमें हेजिटेट करते हैं, तो फेस के लिए बोटॉक्स बेहतर रहता है।